आपका पेपर तो आने दो पहले। आप लोग का पेपर मार्च के पहले नहीं होगा, मार्च के अप्रैल भी नहीं होगा। हम्म, हम्म। अब कुछ कुछ बस्तर के पर्व को अपने को पढ़ना है। नॉर्मल जितने लोक पर्व थे वो है, उसके अलावा बस्तर के भी कुछ कुछ पर्व अभी पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो उसको देखना अपने को। अगला है यहाँ पे जो पर्व है वो है नुकांग निहरना या चाउर धोनी पर्व। नुकांग निहरना नहीं आएगा पेपर में, चाउर धोनी लिखा हुआ आएगा। आपने एक नवाखाई पर्व पढ़ा था, क्या होता है नवाखाई पर्व, कौन बता रहा है? हम्म, हम्म। जब नई फसल आती है तो उसको अपने इष्ट देवता को समर्पित करते हैं, उसके बाद उसको प्रयोग करना चालू करते हैं। मेन रूप से गोंड जनजाति मनाती है। तो जब नवाखाई का पर्व हो जाता है तो नवाखाई के समय क्या होता है, जब नई नई धान की फसल आती है, अभी उगने ही लगती है, उसके फल को किसको चढ़ा देते हैं? बूढ़ा देव को या अपने इष्ट देव को चढ़ाते हैं गोंड जाति के लोग। लेकिन वही पर्व को मुरिया जनजाति के लोग बाद में मनाते हैं। क्या होता है मुरिया जनजाति में, देखो जब नवाखाई होता है उस समय धान नया नया आने चालू होता है, उसकी कली रहती है, ठीक है। लेकिन जब मुरिया जनजाति जो चाउर धोनी पर्व मनाती है उसमें वो पूरा पक जाता है, उसके बाद उसको चढ़ाते हैं। तो नवाखाई और चाउर धोनी में केवल इतना अंतर है, नवाखाई जो है वो गोंड जनजाति मनाती है, जब धान की नई फसल आती तो अपने इष्ट देवता को चढ़ाती। चाउर धोनी पर्व मुरिया जनजाति मनाती, कब मनाती है? जब वो पूरा पक के आ जाता है तब वो चढ़ाती है। तो याद रखना यहाँ पर बस्तर का आदिवासी समाज है मुरिया समाज, वो अपने देवताओं के प्रति श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए आपका ये चाउर धोनी पर्व या नुकांग हाकना या नाहना पर्व मनाती है। याद रखना कार्तिक महीने के आसपास मनाती है, जबकि नवाखाई कब होता है? भाद्र माह में होता है, ये हो रहा है कार्तिक माह में। हाँ, ये होता है भाद्र, ये कार्तिक महीने में। तो याद रखना चाउर धोनी पर्व जो है वो कार्तिक महीने में मनाते हैं। जैसे आदिवासी मुरिया समाज जब नए अन्न का स्वागत करते हैं तो नई फसल अपने देवताओं को अर्पित करते हैं। तो याद रखना यहाँ पर नवाखाई, इन लोग भी नवाखाई मनाते, लेकिन फेमस किसका है नवाखाई? गोंड जनजाति का। नवाखाई इन लोग भी मनाते, लेकिन जब इनका चावल पूरा पक जाता है तो उसके बाद अपने उस चावल को अपने देवता को अर्पण करते हैं, उसी को हम बोलते हैं चाउर धोनी। याद रखना चावल, नए चावल को धोते हैं उसके बाद अपने देवता को अर्पित करते हैं, इसलिए इस पर्व को चाउर धोनी कहते हैं। इस चीज को याद रखना। बाकी नवाखाई आपको पता ही है, जब धान की नई नई कली आती है तो उसको अपने देवताओं को अर्पित करते हैं। पूरा पकने के बाद जब दियारी पर्व मना लेते हैं उसके बाद ही होता है। दियारी पर्व कब मनाते हैं? कार्तिक महीने के दिन। गोवर्धन पूजा के दिन दियारी पर्व होता है। गोवर्धन पूजा यानी दिवाली का अगला दिन जो होता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर कार्तिक महीने में दियारी पर्व के बाद ये चाउर धोनी का पर्व मनाया जाता है, इस चीज को याद रखना। अगला है यहाँ पर जो पर्व है वो भी है पुपुल साड़ पर्व, ये पेपर में अभी आया भी था पुपुल साड़। तो ये भी तीनों जितने पर्व हम पढ़ रहे हैं अधिकतर कृषि से रिलेटेड पर्व है। पुपुल का मतलब उड़द दाल होता है, पुपुल का मतलब उड़द दाल होता है, और साड़ का मतलब होता है त्योहार। तो बस्तर का आदिवासी मुरिया समाज नवंबर दिसंबर यानी कौन सा महीना पड़ रहा है? या तो कार्तिक महीना पड़ रहा है या तो अगन महीना पड़ रहा है। तो कार्तिक या अगन महीने में पुपुल साड़ का पर्व बस्तर के क्षेत्र में मनाया जाता है। यह समय उसके लिए फुर्सत का होता है मुरिया समाज के लिए, क्योंकि उनकी फसल वसल सब आ गई रहती कार्तिक महीने में। आपने अभी पढ़ा कि ऊपर कौन सा पर्व मना रहे थे इन लोग? चाउर धोनी पर्व। उस समय फसल आ गई है, अपने देवता को अर्पित किया, उसके बाद काट लिए। अब उनका जो है पूरा मेहनत हो गई उनकी, तो आराम फरमा रहे हैं, तो इस समय वो मना रहे हैं पुपुल साड़ पर्व। तो याद रखना इस समय उनके लिए फुर्सत का होता है और वह अपने श्रम से उपजाई गई फसल को अपने घर के खलिहान में संग्रहित कर चुके होते हैं। और ऐसे समय में आदिवासी मुरिया समाज पुपुल साड़ का पर्व मनाता है। पुपुल का अर्थ होता है उड़द और साड़ का अर्थ होता है देव उत्सव यानी पर्व होता है। इस त्योहार में मुरिया समाज सामूहिक भोज में दाल भात परोसते हैं और इसमें बनने वाली दाल उड़द की होती है, इसलिए इस पर्व को पुपुल साड़ बोल रहे, क्योंकि पुपुल का मतलब क्या होता है? उड़द दाल होता है। तो यानी यहां पर अब उनकी फसल आ गई है, तो फसल आने की खुशी में वो क्या करें? एक सामूहिक
भोज का आयोजन कर रहे हैं और उस सामूहिक भोज में वो कौन सी दाल परोस रहे हैं? पुपुल दाल, मतलब पुपुल यानी उड़द दाल ही परोस रहे हैं, इसलिए इस पर्व को पुपुल साड़ पर्व कहा जाता है। देवोत्सव यानी त्योहार, देवों का उत्सव। अगला पर्व देखते हैं, वो है बीज साड़ पर्व। और ये बीज साड़ या बीजा साड़ इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे बीजा से अबूझ माड़, याद रखना नारायणपुर क्षेत्र के दुगाल और अबूझ माड़ में ये पर्व मनाया जाता है। जिस प्रकार अन्य समाज के लोग खेती को उत्तम मानते हुए अनुष्ठान की तरह करते हैं, इस कार्य हेतु यहाँ पर क्या किया जाता है? बीज डालने के लिए जो उनके बीज होते हैं उसको पूजा करेंगे और बीज डालेंगे, इसलिए बीजा साड़ बोल रहे हैं। आदिवासी मुरिया समाज भी अपने इष्ट और रक्षक देवताओं को साक्षी मानकर खेती करता है और बीज निकालने के लिए नारायणपुर में निवासरत मुरिया जाति के लोग अक्षय तृतीया यानी वैशाख माह का शुभ मुहूर्त देखकर अपने बीज निकालकर इसी दिन में खेती का काम प्रारंभ करते हैं। यानी बीजा साड़ पर्व और कुछ नहीं है, मुड़िया जनजाति के लोग अक्षय तृतीया जलदान का पर्व, और किसका? वृक्ष, हाँ, कब मनाते हैं? वैशाख महीने में मनाते हैं अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन मुरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं? अपने, क्या हो गया, गलत बोली थी मैडम? तो बीजा साड़ जो होता है, इस समय मुड़िया जनजाति के लोग अपने खेत, जो उनके पास बीज होते हैं, उस बीज को निकालकर खेतों में डालने का काम प्रारंभ करते हैं, यानी खेती का काम प्रारंभ करते हैं। तो 3 पर्व हमने पढ़ा, पहला चाउर धोनी, दूसरा पीपुल साड़ और तीसरा बीजा साड़। तीनों में ही अगर आप देखोगे मुड़िया ही जनजाति है, और तीनों में ही जो उन लोग काम कर रहे हैं वो कृषि से रिलेटेड काम ही है। चाउर धोनी में फसल आ रही है, चावल अपने देवता को चढ़ा रहे हैं। पुपुल साड़ में फसल आ चुकी है तो उसके लिए सामूहिक भोज का आयोजन कर रहे हैं, उड़द दाल दे रहे हैं वहां पर। और बीजा साड़ अगहन, आपके कौन से महीने? वैशाख महीने में अक्षय तृतीया के दिन अपने खेतों से बीजा, अपने घर से बीजे निकालकर खेतों में डालते हैं ताकि खेती का काम प्रारंभ होता है। ठीक है यहाँ तक। अब जो है ये टेबल फॉर्म में आपको मैं दिखा रहा हूं, ये चीजें आपके पेपर में अभी आना चालू हुई है। जैसे हमने कल के केवल उराव पंडुम पढ़ा था, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर अलग अलग, पंडुम का मतलब होता है त्योहार, ठीक है। और ये आजकल जितने भी पीएससी पेपर ले रहे हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि आपके, जैसे कि हमने पढ़ते हैं महुआ आता है तो उराव पंडुम होता है, तो वैसे ही। तो यहाँ पर आपका महीना लिखा हुआ है, महीना पूछा नहीं जाता लेकिन महीना लिखा हुआ है। बस ऐसे पूछा जाएगा, पृथ्वी तथा धान बीज की पूजा के लिए शिकार पर जाने के पूर्व कौन सा पर्व मनाते हैं? तो ऐसा आएगा विजया पंडुम या विजय पंडुम। समझ आ गया? जैसे आपसे पूछेगा महुआ बीनने से पहले कौन सा पर्व मनाते, तो उराव पंडुम, ऐसा। ठीक है, तो पृथ्वी तथा धान बीज की पूजा के लिए शिकार में जाने के पूर्व जो पर्व मनाया जाता है जनजातियों में विजया पंडुम है। आम खाने से पूर्व जंगली फलों को पकने पर जो पर्व मनाया जाता है आमा पंडुम या मार्का पंडुम बोलते हैं। तो ऐसे ही बस इसको मैचिंग में भी दे सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। धान बीज बोने से पूर्व पाने पंडुम, जुताई समाप्त करने के बाद डेला पंडुम। तो इतने पंडुम पंडुम होते रहेंगे। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है, जो पेपर में आ सकता है, एक आता है आपका बाजरा की फसल आने के बाद, तो कुरुम पंडुम। जिसको जिसको मैं टिक कर रहा हूं उसको पढ़ना, बाकी को एक नजर भी मारोगे चल जाएगा। इसको थोड़ा सा अगर मैं कर दे रहा हूं इसको लाइन, जो पेपर में आता है तो उसको मैं टिक कर दे रहा हूं, जो आता है उसी को बस पढ़ना। देखो ये आता है आपका, आम खाने से पूरे जंगली फसल के पकने पर आमा पंडुम या मार्का पंडुम। इसके बाद आपका धान बीज बोने से पूर्व ये आ चुका है पाने पंडुम। इसके बाद आता है फसल को बीमारियों से हटाने के लिए कोडला पंडुम, यह है। इसके बाद बाजरा की फसल आने के बाद कुरुम पंडुम, ये पूछा गया है। इतना हो गया है आप लोगों का, इसको फटाफट लिखो क्योंकि मैं ऊपर करूंगा फिर। जो जो बता रहा हूँ वही लिखो, बाकी नोट्स तो पूरे कर दूंगा मैं। जो जो बस यहाँ पर मैं येलो कर रहा हूँ उसको आपको पढ़ना विशेष कर है, जो पेपर में आता है। हर चीज में कुछ ना कुछ त्योहार होता है ना। अभी आपके लिए पेपर में आता है, चावल या लौकी फसल आने पर पूना पंडुम, पूना जाके खाना होता है इसको, पूना पंडुम। ये देखो, ये याद रखना। महुआ फूल चुनने पर, महुआ फूल चुनने पर
गाड़ी पंडुम, उराव पंडुम या इरपू पंडुम तीनों एक ही है। महुआ फसल हमने कल पढ़ा था उराव पंडुम, उराव पंडुम का ही दूसरा नाम है गाड़ी पंडुम और इरपू पंडुम। हो गया। अगला है यहां पर, शंकर भगवान द्वारा गोंड जनजाति को बचाने के उपलक्ष्य में शंभु नरका पंडुम, ये तो याद हो जाएगा, शंभु से याद हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये आप पढ़े भी हो, कटीली झाड़ियां काटने व जलाने के पहले कार्य पंडुम होता है, ये आप पहले भी पढ़े हो। फिर आते हैं यहाँ पर, फसल काटने से पूर्व गांव के शोक और भय के निवारण के लिए पीड़म पुंडू या गांव बांधना इसको कहते हैं, ये पेपर में आ चुका है। सूखे वृक्ष को आग लगाने का पर्व अग्गी पंडुम, तो अग्गी से आग याद हो जाएगा। बाकी कोई भी नहीं आया हुआ है। बाकी भीमा पंडुम तो आप पढ़ ही चुके हो। लेकिन आजकल क्योंकि जनजातियों से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो या तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो तो छोड़ दो, अगर आपको एक क्वेश्चन का रिस्क नहीं लेना है तो पढ़ लो, क्योंकि इतनी सारी चीजें आजकल आती हैं पेपर में, एक आध क्वेश्चन के लिए पूरी चीजें पढ़ना भी समय खराबी हो सकता है। लेकिन अगर आप इधर से इंडियन जीएस से कुछ चीज छोड़ रहे हो तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इंडियन जीएस तो पूरा नहीं पढ़ रहे हो, तो इसी के लिए फिर आपको ये चीज पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक एक नंबर चीजें जो है आप उसका रिस्क नहीं ले सकते। ठीक, तो उराव पंडुम कार्य पंडुम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज जो मैंने बताया है येलो के वो इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज नहीं भी पढ़ोगे तो एक बार चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और तो इसमें दो ठोंग नीचे और है, अगर इसमें देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट है, भविष्य कथन का पर्व महुआ व दोना देकर उगादी पंडुम। क्या होता है इसमें, जो इनके पुजारी लोग रहते हैं उसके पास इन लोग क्या है भविष्य का पता लगाने के लिए जाते हैं, जिसमें क्या होता है वो ये अनुमान लगाते हैं कि बारिश कब होगी, तो उस हिसाब से इन लोग अपना फसल वसल का काम चालू करते हैं। तो भविष्य कथन का पर्व महुआ व दोना देकर उगादी पंडुम याद रखना। इसमें क्या होता है कि वो एक जो उनके बैगा लोग रहते हैं, सिरहा लोग, उनके पास जाते हैं इन लोग, और इन लोग उसको महुआ व दोना, दोने में महुआ डालकर देते हैं और उसको बोलते हैं कि भविष्य में अनुमान लगाओ कब बारिश होगी। तो वो जिस दिन का अनुमान लगाता है उस दिन से कुछ दिन पहले से इन लोग क्या करते हैं अपनी फसल बोने का काम चालू करते हैं। तो उगादी पंडुम यहाँ पर याद रखना। ये भी आपसे पूछ सकता है नई फसल आने पर कौन सा, कुरुम पंडुम, ये नई फसल आने पर कुरुम पंडुम लिखे हुए हो? अच्छा, ठीक, अब हेडिंग डालो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक और चलते हैं, छत्तीसगढ़ में विवाह संस्कार। और लिखना है, जो जो बोलूंगा उसको नोट करना है। आज पूरा विवाह संस्कार पढ़ना है, मतलब छत्तीसगढ़ में विवाह संस्कार यानी जो छत्तीसगढ़ी विवाह होता है उसमें क्या क्या संस्कार होते हैं वो देखना, जनजाति वाला नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ी विवाह में। अरे चुलमाटी उलमाटी वाला वैसे, हाँ ठीक है, लिखा रहा हूं उसको लिखते हुए चलना है। और इससे व्यापम में भी अभी क्वेश्चन आ रहे, व्यापम में तो क्या हुआ था, एक साथ 3 से 4 पेपर में यही से क्वेश्चन दिया था। और अधिकतर ये ऐसे क्वेश्चन कब आते हैं जब विवाह का सीजन चलता रहता है, और अभी विवाह का सीजन ही चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन उस समय आते रहते हैं, क्योंकि जो पेपर सेटर रहते हैं वो भी शादी वादी में घूमने उमने जाते हैं तो पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए, छत्तीसगढ़ में विवाह संस्कार, नोट करते हुए चलना है सब चीज को ना। सबसे पहला लिखो मंगनी। क्या होता है मंगनी? हाँ सगाई होता है। मंगनी को और भी कुछ बोलते हैं क्या? फलदान बोलते हैं, लिख लो। मंगनी में लिख लो वैवाहिक संबंधों की शुरुआत मंगनी से प्रारंभ होती है। वैवाहिक संबंधों की शुरुआत मंगनी से प्रारंभ होती है।
मंगनी को ही फलदान भी कहा जाता है। मंगनी को ही फलदान भी कहा जाता है। मतलब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, एक दूसरे को पसंद करने के बाद फलदान की प्रक्रिया होती है और यहीं से आपका वैवाहिक संबंध की शुरुआत मानी जाती है। सेकंड नंबर क्या होता है मंगनी के बाद? अगला लिखो लगीन। अगला जो प्रक्रिया है लगीन, वही बोलते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है लगीन में पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी शुभ मुहूर्त निकालते हैं, शुभ मुहूर्त निकालकर डेट फिक्स होती है आपकी कि शादी कब होगी। तो लिखना इसमें फलदान के पश्चात लगीन की प्रक्रिया होती है। फलदान के पश्चात लगीन की प्रक्रिया होती है। वर व कन्या, अगला पॉइंट, वर व कन्या दोनों पक्ष की, वर व कन्या दोनों पक्ष की सुविधानुसार, वर व कन्या दोनों पक्ष की सुविधानुसार पंडित शुभ मुहूर्त विचार कर, पंडित शुभ मुहूर्त विचार कर विवाह की तिथि तय करते हैं, विवाह की तिथि तय करते हैं। अगला लिखना है तीसरी प्रक्रिया है शिक्षा। क्या होता है भाई? उपटन। बेसन का। चलो लिखो शिक्षा में अगला तीसरा आपकी प्रक्रिया में आता है शिक्षा। लिखो इसमें लगीन हो जाने के पश्चात, लगीन हो जाने के पश्चात वर कन्या पक्ष वाले, वर कन्या पक्ष वाले मतलब लड़का और लड़की वाले अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने रिश्तेदारों को हल्दी व सुपारी भेजकर विवाह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। वो कुछ कुछ हल्दी से रंगे चावल होते हैं ना, वो सब कार्ड में लगा के भेजते हैं ना। हल्दी, हल्दी रंगे चावल लिख लो, कंफ्यूजन होगा तो हल्दी रंगे चावल व सुपारी भेजकर विवाह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, विवाह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगला पॉइंट लिखो। अब जब उन लोग आ गए ना, आमंत्रित हुए तो अब आ गए, अब शादी यहां से शिक्षा वाला चालू होगा। आगे लिखो अगला पॉइंट। शिक्षा एक प्रकार का उपटन होता है, शिक्षा एक प्रकार का उपटन होता है जो कि बेसन से बनाया जाता है। वो गोरा होने के लिए बना लगाते हैं, जो कि बेसन से बनाया जाता है। अगला पॉइंट, शिक्षा लगाने का कार्य सुवासिन करती हैं। सुवासिन यानी उनकी बुआ या बहन, ठीक है। सुवासिन का मतलब बुआ या बहन, लड़के के घर में लड़की की बुआ, लड़की के घर में लड़की की बुआ या बहन। शिक्षा लगाने का काम सुवासिन करती हैं। सुवासिन लिख लो। सुवासा कौन होते हैं? जीजा या फूफा लोग होते हैं, और सुवासिन बुआ या बहन होते हैं। अगला है यहां पर शिक्षा के बाद होता है मंडवा। लिखो इसमें
अब शिक्षा लगा दी, गोरे हो गए हैं। अब आगे सुवासा द्वारा शाम को मड़वा गाड़ा जाता है। ये दोनों के यहाँ हो रहा है ना, अपने अलग अलग हो रहा है। सुवासा यानी ब्रैकेट में लिख लेना ना, हाँ, फूफा या जीजा। मड़वा गड़ाया जाता है। दो बांसों की जोड़ी बनाकर, दो बांसों की मतलब बांस की लकड़ी होती है ना, बांसों की जोड़ी बनाकर गड्ढे में, दो बांसों की जोड़ी बनाकर गड्ढे में हल्दी, सुपारी और तांबे का सिक्का डालकर इसे गड़ाया जाता है। हल्दी, सुपारी और तांबे का सिक्का डालकर इसे गड़ाया जाता है। अरे अरे आजकल की प्रथा तो बहुत चेंज हो गया, आजकल का कई लोग करते भी नहीं है कुछ देर। अगला है स्टेप चुलमाटी। यहां से एक्चुअल विवाह की शुरुआत होती है। पहले हम लोग सिर्फ चुलमाटी, तेल चग्घी ये सब पढ़ते थे, आजकल कुछ भी दे दे रहे बीच में। अगला है स्टेप चुलमाटी। लिखो इसमें, जिस दिन विवाह की शुरुआत होती है, जिस दिन विवाह की शुरुआत होती है उसी दिन, जिस दिन विवाह की शुरुआत होती है उसी दिन चुल माटी का नेम संपन्न किया जाता है, या चुल माटी की प्रथा संपन्न की जाती है। स्त्रियां गीत गाती हुई, स्त्रियां गीत गाती हुई तालाब या गौठान में जाकर, कहीं कहीं मंदिर वंदिर भी जाते हैं ना, हाँ, तालाब या गौठान जाकर मिट्टी खोद कर लाती हैं, मिट्टी खोद कर लाती हैं। मिट्टी खोदने का काम सुवासा करते हैं, मतलब जीजा या फूफा। मिट्टी खोदने का काम सुवासा करते हैं। हो गया। अब घर आ जा रहे हैं ना, अब घर आ जा रहे हैं, उसको लेके अब आगे की बातें आगे लिखना है। फिर आप बाजू में लिख लो ना, अब घर वापस आ गए हैं ना लेके, नहीं तो फिर दूसरी जगह जा रहे हैं तो घर आए नहीं, वहां कैसे चले गए ऐसे। आगे, घर आकर मड़वा के सामने, घर आकर मड़वा के सामने चौक पुर कर, चौक यानी, हाँ, चौक पुर कर साथ में लाई हुई मिट्टी वहां पर रखते हैं, साथ में लाई हुई मिट्टी वहां पर रखते हैं। अब हो सकता है हर में प्रथा चेंज होती रहे, सबका अपना अपना तरीका होता है। अगला पॉइंट, अब जो अगला पॉइंट बोल रहा हूं ये पेपर में आया था ना। स्त्रियां पुनः गीत गाती हुई, स्त्रियां पुनः गीत गाती हुई मंगरोहन व पिड़ली के लिए बड़ई के घर जाती हैं। मंगरोहन, और पेपर में पूछा था मंगरोहन रस्म का संबंध किससे है, तो आपके आया था वैवाहिक संस्कार, मृत्यु संस्कार, ऐसा क्वेश्चन आया था। मंगरोहन व पिड़ली,
पिड़ली, अरे वो बैठने वाला जिसमें वो लकड़ी जिसमें बैठते हैं वो पीड़ा। मंगरोहन व पिड़ली के लिए बढ़ई के घर जाते हैं या दुकान जाते होंगे। अगला पॉइंट, ये मंगरोहन और पिड़ली आम या गुलर की, या मंगरोहन व पिड़ली आम व गुलर की लकड़ी के बने होते हैं। आम व गुलर की लकड़ी के बने होते हैं। गुलर की लकड़ी के बने होते हैं। आगे, बढ़ई को बढ़ई को दाल चावल और कुछ राशि देकर इसे बनवाया जाता है। हो गया। अगला है छठवा, मड़वा पूजा। लिखना है, वर और कन्या को स्नान कराकर, मतलब ये अलग अलग घर में अपना चल रहा है ना। वर व कन्या को स्नान कराकर पंडित को बुलवाया जाता है। पंडित मंगरोहन की पूजा कर, मंगरोहन क्या होता है, एक प्रकार का पुतला बनाते हैं ना लकड़ी का। अब गंधारी विवाह पढ़ोगे वहां से ये आया, अभी बताऊंगा आपको। लिखो, पंडित मंगरोहन की पूजा कर उसे हल्दी लगाते हैं। इसके पश्चात सुवासिने, यानी जो सुवासिन है, इसके पश्चात सुवासिने वर व कन्या को हल्दी लगाने का काम प्रारंभ करते हैं। वर व कन्या को हल्दी लगाने का काम प्रारंभ करते हैं, जिसे तेल चढ़ाना या तेल चग्घी कहते हैं। और उनमें लगातार 2-3 दिन तक वो चढ़ाते हैं, फिर आखिरी में उतारते हैं, है ना। हाँ, आजकल हो जा रहा है। जिसे तेल चढ़ाना या तेल चग्घी कहते हैं। अब पेपर में आपको क्या करेगा, रस्मों को क्रम से जमाने देता है। आजकल ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, अगर आप परियोजना क्षेत्रपाल का पेपर देखोगे तो उसमें क्रम से जमाने दिया रस्मों को। अगला लिखना है, अगला स्टेप है मंडप आच्छादन। मैं संधि करके लिखा हूं ना, दीर्घ स्वर संधि बना के, तो इसको लिख लेना। मंडप आच्छादन को मंडपाच्छादन। लिखो, प्रातः काल यानी अगले दिन, ज्योति मैडम कंट्रोल। प्रातः काल अगले दिन यानी मंडप आच्छादन किया जाता है। मंडप आच्छादन किया जाता है। मंडप आच्छादन किया जाता है और मंडप में आम व गुलर की डालियां लगाई जाती हैं। और मंडप में पेड़, ये आम व गुलर की डालियां लगाई जाती हैं। एक मुहावरा भी, गुलर का फूल होना।
अब मैं यहाँ बना के दिखाऊं? हाँ, डूमर समझ रहे हो? उसका नहीं होता, अलग होता है। लिखो इसमें आगे, मंडप के एक कोने में हल गाड़ा जाता है, और ऐसा माना जाता है हल क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान है, इसलिए हल उसका प्रतीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार महाभारत में गंधार एक राजा थे जिनकी बेटी को गंधारी बोलते थे। जब गंधारी का विवाह जब भी होने लगता था ना, उसका पति मर जाता था। ठीक है, यानी गंधारी की जैसी सगाई होती थी, सगाई के बाद विवाह की जैसी आता था, उसका पति खत्म हो जाता था। तो इसी के लिए फिर जो गंधार थे वो अपने पंडितों से पूछते हैं, तो पंडित बोलते हैं कि इनके विवाह करने से पहले इनका विवाह आम या गुलर की डालियों के साथ करो। तो वो आम व गुलर की डाली के साथ उनका पहले विवाह करते हैं, और जिससे उनकी शादी फिक्स होती है, फिर वो नहीं मरता। मतलब जिससे दूसरी बार फिक्स होते रहती है, वो नहीं मरता। तो इसी के प्रतीक स्वरूप क्या माना जाता है कि विवाह निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसी के लिए मंडप में आम व गुलर का वृक्ष लगाए, मतलब उसकी डाली लगाई जाती है। जैसे वहां हुआ था महाभारत काल में, वैसे यहाँ के लिए। तो विवाह निर्विघ्न हो, इसी के लिए आम व गुलर की डालियां लगाई जाती, लिख लो। महाभारत के गंधारी विवाह से संबंधित है वो। वही है, वही है। हाँ। हम्म। अब हर कोई अब दूसरा, मंगरोहन जो रहता है वही पुतला है, उसी से विवाह होता है पहले, तो वहां पे उपस्थित है। अगला है प्रक्रिया दतेला। क्या होता है दतेला? नहीं पता? हाँ, वही 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 वही, देवताओं को आमंत्रित करने के लिए जाते हैं। हाँ। देवतला दतेला दोनों एक ही है, देवतला भी बोलते हैं, दतेला भी बोलते हैं, लिख लो। चलो लिखो इसमें, अगले दिन स्त्रियां गीत गाती हुई, अगले दिन स्त्रियां गीत गाती हुई, कई कई लोग एक ही दिन में सब कर लेते हैं ना आजकल। हाँ, पहले नहीं तो विवाह 6-7 दिन का होता था। लिखो, अगले दिन स्त्रियां गीत गाती हुई देवालय जाती हैं, या मंदिर आप बोल सकते हो, देवालय जाती हैं, और वहां शीतला माता ऑब्लिक ठाकुर देव ऑब्लिक हनुमान जी, जिसका भी वो जा रहे हैं, शीतला माता ऑब्लिक ठाकुर देव ऑब्लिक हनुमान जी आदि को हल्दी लगाती हैं, आदि को हल्दी लगाती हैं, उनकी पूजा अर्चना कर, उनकी पूजा अर्चना कर विवाह के निर्विघ्न संपन्न होने की, उनकी पूजा अर्चना कर विवाह के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करती हैं, विवाह के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करती हैं, और उन्हें विवाह के लिए आमंत्रित करती हैं, और उन्हें विवाह के लिए आमंत्रित करती हैं। और बची हुई हल्दी से, और बची हुई हल्दी से वर और कन्या को भी तेल चढ़ाया जाता है, तेल चढ़ाने नहीं, हल्दी चढ़ाते हैं ना, तेल चढ़ाया जाता है। अगला है स्टेप चिकट। क्या होता है चिकट? हाँ। हम्म। हाँ। हाँ, चलो लिखो, अगले दिन चिकट का निंग संपन्न होता है,
अगले दिन चिकट का नेम संपन्न होता है। मामा पक्ष वाले, मामा पक्ष वाले धोती व साड़ी लाते हैं। मामा पक्ष वाले धोती व साड़ी लाते हैं, जिसे वर या कन्या के माता पिता पहनकर, जिसे मतलब अपने घर अलग अलग हो रहा है ना, ऐसे वर व कन्या के माता पिता पहनकर, जिसे वर व कन्या के माता पिता पहनकर उनके पीछे मंडप में खड़े होते हैं। इसी समय अन्य रिश्तेदार, इसी समय अन्य रिश्तेदार वस्त्र व रुपए भेंट देकर हल्दी लगाते हैं। इसी समय अन्य रिश्तेदार वस्त्र व हल्दी भेंट कर हल्दी लगाते हैं, वस्त्र व रुपए भेंट कर हल्दी लगाते हैं। अगला स्टेप है इसी समय, अगला जो होता है सील पोहती। क्या होता है ये? हाँ हाँ, वही वाला वही वाला। मैडम को सब है, मैडम लगता है आज पूरे ही बना के जाएगी कल। हाँ। याद रखना फिर इसको पेपर के समय तक। चलो लिखो। शाम को, उसी दिन मतलब शाम को देवरानी जेठानी या सास बहू मिलकर, शाम को देवरानी जेठानी या सास बहू मिलकर सिल पोहती हैं। अरे सास बहू मतलब उनके घर में कोई और होगा, या देवरानी जेठानी, कोई रिश्तेदारी में निकलते ही है ना, लड़के पक्ष में लड़के वाले, लड़की पक्ष में लड़के वाले। सिल पोहती है, सील में लिखा हुआ है। अरे वो सिलबट्टे में रख के करते हैं ना सिल। आगे, सील में दाल चावल रखकर उसे 7 बार घूम घूम कर, सील में सील में दाल और चावल रखकर उसे 7 बार घूम घूम कर मौन स्थिति में पीसा जाता है। सील में दाल चावल रखकर उसे 7 बार घूम घूम कर मौन स्थिति में पीसा जाता है। हाँ, अरे इसमें जो उन लोग को पीसते हैं ना, तो जो उन लोग जो रहते हैं ना, बाकी लोग उनको बोलने की कोशिश करवाते हैं। हाँ हाँ, कोई कोई चिमटी उमटी भी मारते हैं, चिकोटी बोलते हैं जिसको, तो उसको मारते हैं ताकि उसके मुंह से आवाज निकले। हाँ, सब में अलग अलग होता है। ये मानकीकृत, ये मानकीकृत वाला है। हाँ, अब सब अपने हिसाब से रस्मों को ऊपर करते रहते हैं। हाँ, कहाँ तक लिखे? मौन स्थिति में उसे पीसते हैं। इस मौन स्थिति में उन्हें मजाकिया संबंध वाले, इस मौन स्थिति में उन्हें मजाकिया संबंध वाले चिमटी काटकर बोलने के लिए बाध्य करते हैं। मजाकिया संबंध वाले चिमटी काटकर उन्हें बोलने के लिए बाध्य करते हैं। आगे, इसी पीसी हुई दाल से, इसी पीसी हुई दाल से वर व कन्या की मां बड़े बनाती हैं। इसी पीसी हुई दाल से
वर व कन्या की मां बड़े बनाती है। अगला है हरदाही। हरदाही क्या होता है? सब जन खेलते हैं। हरदाही लिखो। अगले दिन हरदाही होती है। इस दिन एक दूसरे के ऊपर रंग हल्दी डालकर, एक दूसरे के ऊपर रंग व हल्दी डालकर गढ़वा बाजा की धुन में नाचा जाता है। मतलब ढोल वोल बजाते होंगे भाई। गढ़वा बाजा की धुन में नाचा जाता है, मतलब वो बजाएंगे तो उसको ना। अगला जो हम लिख रहे हैं पेपर में आया हुआ है, अगला स्टेप है माय मोरी। माय मोरी इतने में तो आदमी शादी ही ना करे भाई, इतनी रस्में होनी है तो हमारे में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ओ मजे में रहते हैं। हम्म चलो लिखो। माया मोरी में मिट्टी के नए बर्तन व नए चूल्हे में, मिट्टी के नए बर्तन व नए चूल्हे में माय मौरी का भोजन पकाया जाता है। मिट्टी के नए बर्तन व नए चूल्हे में माय मौरी का भोजन पकाया जाता है। 7 प्रकार की सब्जी पकाई जाती है। 7 प्रकार की सब्जी पकाई जाती है। तो आपसे पूछा था माय मोरी होता क्या है, तो 7 प्रकार की सब्जी पकाने की जो प्रक्रिया होती है, नहीं इसमें यही पूछा था। हम्म अगला स्टेप लिखना है नह डोरी। नह डोरी क्या होता है? हम्म हम्म हाँ लिखो इसमें। इस समय वर व वधु को स्नान कराया जाता है। मतलब अलग अलग घर में ना, ऐसे नहीं साथ में वो स्नान कराने ले गए, ऐसा नहीं है ना। वर व वधु को स्नान कराया जाता है और उनमें चढ़ी हल्दी को उतारा जाता है। और उनमें चढ़ी हल्दी को उतारा जाता है, जिसे नह डोरी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखना है उसी में। स्नान के पश्चात सुवासा वर को, स्नान के पश्चात सुवासा वर को नए वस्त्र व जूते पहनाता है। और उसके माथे पर, और उसके माथे पर मोर यानी मुकुट, उसके माथे पर मोर ब्रैकेट में मुकुट जो खजूर के पत्ते के बने होते हैं। मोर ब्रैकेट मुकुट, मुकुट जो खजूर के पत्ते के बने होते हैं उसे पहनाता है। इसके बदले स्वास्थ्य फ्री में नहीं पहनाता ना, उसको नेंग वेग देते हैं फिर।
अगला है मोर सौपनी। अब ये वाला होता है ना, उन लोग वो मोर सौंपते हैं, जो जो स्त्रियां विस्त्रियां रहती है वो कलश लेके ऐसे करके माथे में लगाते हैं, वो वाला है। हाँ हाँ हाँ, वही है। हाँ चलो लिखो। बारात विदा के पूर्व, बारात विदा के पूर्व घर की स्त्रियां मंगल कलश के दीप के पास अपनी हथेलियों को ले जाकर, अपनी हथेलियों को ले जाकर वर के माथे में स्पर्श करती हैं, वर के माथे में स्पर्श करती है यानी टच करती है, ऐसे रे ऐसे स्पर्श करती हैं। यह क्रिया 5-5 बार दोहराई जाती है। कंफर्म करना था, हमारे में नहीं होता ना वैसा ये सब। चलो लिखो आगे। इसके पश्चात, इसके पश्चात मां अपने बेटे को मुंह से स्तन का स्पर्श कराती हैं, मां अपने बेटे को मुंह से स्तन का स्पर्श कराती हैं, और इसके पश्चात बारात विदा करती हैं। अगला है नकटा नाच। होता है क्या मैडम? अरे पुरुष लोग बारात में चले गए, अब स्त्रियां घर में टाइम पास करने के लिए नाचेंगी, और क्या है। वही तो, चलो लिखो। बारात में घर के अधिकतर पुरुष बाराती बनकर चले जाते हैं, बारात में घर के अधिकतर पुरुष बाराती बनकर चले जाते हैं। इस समय घर की स्त्रियां पुरुष का वेश धारण करके, इस समय, हाँ, हाँ, इस समय घर की स्त्रियां पुरुष का वेश धारण करके हास परिहास करते हुए नृत्य करती हैं, हास परिहास करते हुए नृत्य करती हैं। वहां पुरुषों का प्रवेश निषेध रहता है। हो गया। अगला है परघौनी। क्या हो गया? पीछे मुड़ते ही ये दोनों आपस में बात करते फिर शांत हो जाते हैं मुड़ते ही। कुछ तो आवाज एको तो कौन किया था? क्या होता है मैडम?
हाँ वही है। और बैगा जनजाति के लोग में एक परगौनी नृत्य भी होता है, उसमें वो हाथी बनाकर नाचते हैं। हाथ, हाँ, मतलब वो कंबल से ही हाथी एक दूसरे को, ससुर लोग ही करते हैं, कुछ कुछ लड़के ऐसे होता है कुछ। इसमें पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, हाथी नाच कौन सी जनजाति करती, मतलब। हाँ, चलो लिखो। परगौनी में जब बारात कन्या के गांव या शहर जहां भी है वहां पहुंचती है, तब बारात पहुंचने पर कन्या पक्ष की ओर से, तब बारात पहुंचने पर कन्या पक्ष की ओर से उनका स्वागत किया जाता है, जिसे परगौनी कहते हैं। अगला है भाजी खवऊनी। लाल भाजी खिलाते हैं, साली लोग खिलाते हैं। साली लोग खिलाते हैं क्या? और जो खाते ही नहीं होगा लाल भाजी तो जबरदस्ती खिलाएंगे। हाँ, बस। और खाने को उसका मन हुआ तो भूख लगे तो। अच्छा, कच्चा रहता है। चलो लिखो। गीत गाती हुई स्त्रियां, गीत गाती हुई स्त्रियां जेवनास में, जेवनास किसको बोलते हैं, जहां पर वो रुकते हैं, लड़के वाले जहां पर रुकते हैं उसको जेवनास बोलते हैं ना। गीत गाती हुई स्त्रियां जेवनास में वर को भाजी खिलाने जाती हैं, मेन रूप से साली रहती है। जेवनास में स्त्रियां वर को भाजी खिलाने जाती हैं, मेन रूप से या लाल भाजी रहती है, मुख्य रूप से या लाल भाजी होती है। अगर साली नहीं है तो सुवासिने भी करती है ना इसको। जो लड़की पक्ष में सुवासिने रही होंगी वो करेंगे, फिर लड़के वाले उनको नेंग देते हैं इसके प्यार। कुछ भी बोलो, शादी में लड़कियों की कमाई बहुत होती है। अगला लिखो। कुंवर कलेवा। हाँ, 18 नंबर। कुंवर कलेवा। लिखो इसमें, सुवासिने द्वारा वर को भाजी खिलाने के बाद कलेवा यानी पकवान दिए जाते हैं। कलेवा का मतलब पकवान होता है। वही। सुवासिने द्वारा वर को भाजी खिलाने के बाद कलेवा दिए जाते हैं, जिसे कुंवर कलेवा कहते हैं। मतलब वो लड्डू पपची ये सब रहता है वो देते हैं, जिसे कुंवर कलेवा कहते हैं। कुंवर कलेवा में लड्डू पपची पूड़ी आदि व्यंजन होते हैं। अगला लिखो। अगला स्टेप है कुंवारी पूजा। किसी को कुछ याद आ गया तो बताओ। हम्म। हम्म। चलो लिखो इसमें। पंडित जी कन्या को मंडप में बुलाकर
पंडित जी कन्या को मंडप में बुलाकर कुंवारी पूजा संपन्न करते हैं। पंडित जी कन्या को मंडप में बुलाकर कुंवारी पूजा संपन्न करते हैं। तथा शिव और गणेश जी की पूजा की जाती है। शिव व गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके पश्चात वर को बुलाया जाता है। और उसके पश्चात अब हीरो की एंट्री होगी। वर को बुलाया जाता है। द्वार पर यानी दरवाजे पर, द्वार पर दुल्हा अपनी सास की झोली में 7 लड्डू डालता है। दुल्हा अपनी सास की झोली में 7 लड्डू डालता है, जिसे सत लड़वा कहते हैं। तथा सास अपने दामाद की के हाथों में अंगूठी पहनाती है। ओ हो तथा सास अपने दामाद के हाथों में अंगूठी पहनाती है। अरे होता होगा किस जो लिखा है उसके यहाँ हुआ होगा। अब किसी के यहाँ क्या पता अंगूठी के जगह कुछ और देते होंगे अपने हिसाब से। हाँ, चेन दे दे, ब्रेसलेट दे दे, कुछ हाँ कुछ तो होगा ना। अब जो लिखा है उसको अंगूठी मिली होगी तो उस अंगूठी लिखा है। आगे इसी समय वर पक्ष द्वारा कन्या के लिए चढ़ाव दिया जाता है। इसी समय वर पक्ष के द्वारा कन्या के लिए चढ़ाव दिया जाता है, जिसमें वस्त्र आभूषण और मोर कन्या के लिए होते हैं। जिसमें वस्त्र आभूषण और मोर यानी मुकुट कन्या के लिए होते हैं। इसके पश्चात कन्या को इसके पश्चात कन्या को भीतर ले जाकर उसका श्रृंगार किया जाता है। उसका पहचान ही नहीं आती भैया। इसके पश्चात कन्या को भीतर ले जाकर श्रृंगार किया जाता है और वही वस्त्राभूषण पहनाए जाते हैं। वही मोर वस्त्राभूषण जो लाए हैं वही पहनाए जाते हैं। यहीं पे पार्लर वाले आते हैं क्या? इसी समय होता है क्या? पहले से रेडी रहे। हम्म हम्म। हो गया। अगला स्टेप लिखना है पानी ग्रहण। पानी ग्रहण पानी या पानी ग्रहण लिख लो भाई। लिखो इसमें। अरे जो पिक्चरों में दिखाता है हाथ हाथ ऊपर रखते हैं वही वाला तो है क्या? और नीचे वो परात रखते हैं और हाँ। आटे की लिखो। हाँ वही। और भी कुछ मैडम? चलो लिखो। वर कन्या के दाहिने हाथ में, वर कन्या के दाहिने हाथ में, नहीं राइट हैंड मैडम, राइट हैंड। वर कन्या के दाहिने हाथ में आटे की लोई रखकर पीला धागा लपेट दिया जाता है। आटे की लोई रखकर पीला धागा लपेट दिया जाता है। कन्या का भाई, विशेषकर छोटा भाई होता है, कन्या का भाई हाथ में धीरे धीरे पानी डालता है जो नीचे परात में इकट्ठा होता है। कन्या का भाई हाथ में धीरे धीरे पानी डालता है
जो नीचे परात में इकट्ठा होता है। नीचे परात में इकट्ठा होता है मतलब एक बर्तन टाइप का होता है, परात समझते हो? हाँ वही 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 वही। अगला है टिकावन। एक प्रकार का दहेज। चलो लिखो इसमें। कन्या के माता पिता वर को टिकावन देते हैं, जिसमें पंचहर यानी 5 टाइप के बर्तन, जिसमें पंचहर यानी 5 टाइप के बर्तन रहते हैं, जिसमें पंचहर व अन्य वस्तुएं शामिल होती हैं। उसमें धान या चावल भर कर लाते हैं ना। जिस पंचहर व अन्य वस्तुएं शामिल होती, पंचहर यानी 5 बर्तन, उसमें चावल या धान जो भी है वो रहता है। कन्या के माता पिता वर और कन्या के माथे पर पीले चावल का टीका लगाते हैं। कन्या के माता पिता वर व कन्या के माथे पर पीले चावल का टीका लगाते हैं। और इसके पश्चात अन्य परिजन और ग्रामवासी टिकावन देते हैं, यानी गिफ्ट गिफ्ट जो लाते हैं वो देते हैं। इसके पश्चात वर कन्या के माथे पर सिंदूर भरता है। इसके पश्चात वर कन्या के माथे पर 2 चुटकी सिंदूर वो भरता है। अब बीच में बहुत सारी रस्म वस्म होती है। अब इसके पश्चात उनके फेरे चालू होते हैं ना, भावर। भावर इसी में लिखना है तो अगला भी लिख सकते हो, भावर। 7 फेरे होते हैं। लड़का जो है वो 7 वचन लेता है, लड़की 5 ही लेती है। बताओ। लड़का 7 वचन लेता है कि इसको व्हाट्सएप चलाने दूंगा, इसको फेसबुक चलाने दूंगा। तो लिख लो भावर होता है ना उसके बाद। इस समय गीत वीत भी गाए जाते हैं जिसे भावर गीत कहते हैं ना। अगला है पंगत जेवनार। पंगत जेवनार लिखना। भावर संपन्न होने के पश्चात, भावर संपन्न होने के पश्चात बारातियों को विवाह का अंतिम भोज दिया जाता है। भावर संपन्न होने के पश्चात बारातियों को विवाह का अंतिम भोज दिया जाता है। इसी अवसर पर स्त्रियां भड़ौनी गीत गाती हैं। अंतिम भोज दिया जाता है, इसी अवसर पर स्त्रियां भड़ौनी गीत गाती हैं।
आपसे पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भड़ौनी गीत का संबंध किससे है? तो जब भोज ओज होता है उस समय स्त्रियां जो गीत गाते हैं उसको भड़ौनी गीत बोलते हैं। अगला है विदाई। अब क्या आ गई? और क्या, विदाई होते हैं। और याद रखना विदाई के समय गीत गाए जाते हैं जिसे पठौनी गीत बोलते हैं, लिख लो। अगला स्टेप है यहाँ पर विदाई, और विदाई के समय जो गीत गाया जाता है उसको पठौनी गीत बोलते हैं, पठौनी। और आखिरी लिख लो डोला परछन। आखिरी है डोला परछन। डोला परछन क्या होता है? अरे डोली आगे, उसका स्वागत वागत भी तो करेंगे। चलो लिखो। दुल्हन को लेकर जब बारात वापस आती है तो घर के मुख्य द्वार पर डोला परछन होता है। अब वो जिसमें आई होगी, कार में, ऑटो में, रिक्शा में, जिसमें भी आई है, उसके पूजा करके नारियल फोड़ते हैं ना। तो लिखना है इसमें, इस समय डोली की पूजा कर नारियल फोड़ा जाता है। इस समय डोली की पूजा कर नारियल फोड़ा जाता है। फिर उस और नमक कमक लेकर 7 परिक्रमा करते हैं, वो सब चीजें है ना। क्योंकि इनको लक्ष्मी का आगमन माना जाता है, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब बाकी चीजें हो गई, शादी हो गई। अब बाद में कल मैं आपको सोहा वो पढ़ाऊंगा, सोहर ओहर गीत वाला वो कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब जन्म संस्कार कल पढ़ेंगे। आज विवाह संस्कार हुआ है, कल जन्म संस्कार पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको पेपर की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो समझो। पेपर की दृष्टि से आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि किसके अंदर क्या हो रहा है, क्रम पूछा जाएगा कि कौन से क्रम में विवाह संपन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे व्यापम ने एक बार पूछ ही लिया था, मेमोरी पूछा था। ठीक है, तो हो सकता है एक एक बार नजर मारना, सब आसपास तो देखे ही हुए चीजें होंगी, तो उसको समझ सकते हो। हाँ, जो इस कास्ट या धर्म संबंधित नहीं, उनको दिक्कत आएगा पढ़ने में। ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ होती है वो सीधा, क्योंकि हम जैसे हमारे में ही देख लेंगे तो हमारे में तो ये नहीं होता ये सब चीजें। हमारे में तो भैया वो खाना पीना भी शादी के बाद देते हैं कि शादी हुई कि नहीं हुई पता नहीं रहता ना। तो हमारे में शादी हो जाती है, शादी के बाद अगले दिन रिसेप्शन होता है, ऐसा होता है। हम लोग जाते नहीं, हमारे में आ जाते हैं। हमारे में आते हैं, मतलब लड़की वाले आएंगे हमारे यहाँ। क्या? अरे वो तो खाना खाएंगे ही ना, रिसेप्शन की बात जो बाद में शादी के बाद हो रहा है वो तो खाना खाएंगे ना, भूखे थोड़ी रहेंगे। हमारे में तो आजकल लड़का लड़की मतलब एक ही, कोई भी अगर जहाँ पे भी कुछ कर रहे हैं, धर्मशाला रिजॉर्ट जो भी है वहां पर रुकवा देते हैं। फिर उनकी जो हमारे में मेहंदी होता है, तो मेहंदी की रस्म होती है, फिर हल्दी होता है, फिर उसके बाद नहलाते हैं उसको और सीधा शादी हो जाती है, खत्म। हमारे में ये सब नहीं होता। फेरे हमारे हमारे में फेरे जो होता है वो अगले दिन होता है, और हमारे में 4 फेरे होते हैं। जैसे आप लोग में 7 होते हैं, हमारे में 4 फेरे होते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है 4 लोग या 7 लोग। दिक्कत सब में आनी है। चाहे 4 लोग या 7 लोग, इसी के लिए 4 में ही निपटा देते हैं। और वचन वचन ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम मतलब वचन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सीधा हो गया, खत्म फिर। चलो फिर इसके आगे बढ़ते हैं अगली क्लास में।
अब आप लोग के लिए भोज का आयोजन किया गया, खा के जाइएगा। शादी हो गई ना तो भोज तो होगा ना भाई।